तो नेक्स्ट लेक्चर में अभी के लेक्चर में फिर से आप लोगों का स्वागत है बच्चों। और अब की बार जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है बच्चों कि अब की बार आपके पास में डायरेक्शंस रेशियो गिवन है। डायरेक्शंस रेशियो यानी कि हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं और 3D में वो सब मैंने आपको बताया भी था कि डायरेक्शंस रेशियो जिनके ऊपर हमने बात की थी बच्चों के डायरेक्शंस रेशियो क्या थे कि ए कोई भी जो दो नंबर थे हमारे ए बी सी जो थे हमारे वो हमारी रेशियोज़ के प्रोपोर्शनल थे। और वो प्रोपोर्शनल क्यों भी थे तो मैंने आपको 3D में डायग्राम बना करके बताया भी था कि जो हमारा मेन डायगोनल है अगर हम उसको एंगल चेंज करते हैं या उसको हम छोटा बड़ा करते हैं या रूम के जिस डायगोनल की बात करी थी तो हमारी दीवारें भी छोटी बड़ी हो जाती हैं। तो ये एक्चुअल में ए बी सी वाज नथिंग बट एक्चुअल में ये क्या थी हमारे पास में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की एक्चुअल में उस डायगोनल की वजह से कितनी लेंथ बन रही थी। तो शायद अब की बार अब दो लाइनें हैं बच्चों, अगर एक डायगोनल ए बी सी बना रहा है तो दो डायगोनल मतलब दो लाइनें अगर जा रही हैं एक ही ओरिजिन से तो उनकी डायरेक्शंस कोसाइंस अलग अलग होंगी। वो दोनों कितना एंगल बनाएगी अब की बार हमारे पास डायरेक्शंस रेशियो है गिवन में। ठीक है बच्चों, तो इससे हमने एक बात तो ये प्रूव कर लिया था कि एल जो था बच्चों वो हमारा ए के था, ठीक है ना, और एम जो था वो हमारा बी के था। याद करो आप थोड़ा सा लेक्चर में पीछे जाओ, पीछे के लेक्चर आपने देख लिए होंगे। और एन जो था बच्चों वो हमारा क्या था, सी के था, ठीक है ना। और आप याद करो कि जो आपने के की जो वैल्यू निकाली थी बच्चों, के की वैल्यू अगर आपको जरा सी भी याद आ रही है तो आप याद करें, ठीक है ना। के की वैल्यू आप लोगों ने क्या फाइंड आउट की थी? तो बच्चों के की जो वैल्यू थी वो हमने फाइंड आउट की थी +- 1/में अंडर द रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस में सी का स्क्वायर। आ रहा है कुछ याद? तो जब हमने इस के की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया था बच्चों तो वो एल हमारा क्या हो गया था, एल जो था हमारा वो बन गया था A/में। अब के की वैल्यू रख देंगे बच्चों इधर और वो थी हमारे पास में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आ गई बच्चों एल की वैल्यू। उसी तरह से एम की भी आ जाएगी क्योंकि के की ही तो वैल्यू रखनी है और यहाँ पे क्या था बच्चों, + का साइन था। तो डायरेक्शंस कोसाइन मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम 3D में बात कर रहे हैं तो ऊपर की साइड पॉजिटिव की और नीचे की साइड में आती हुई नेगेटिव की, जो कि π-α हुआ था। ठीक है, अगर मैं उन्हीं बातों को बार बार दोहराता रहूँगा तो पिछले लेक्चर में आपको देखना ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका टाइम भी कम वेस्टेज होगा। क्या आपकी बात समझ में आ गई बच्चों? तो एक्चुअल में ये है हमारी एल की वैल्यू, ठीक है। तो इसी बात से अब हम आगे की बात को समझेंगे। तो कोस थीटा जो हमने निकाला बच्चों अभी कोस थीटा की जो वैल्यू निकाली अभी हमने इसी लेक्चर के अंदर, वो क्या थी बच्चों, L1 इंटू में L2, ठीक है ना, और प्लस में M1 इंटू में इन दोनों एंगल पे ये हमारी निकली थी L1 इंटू में L2 प्लस में M1 इंटू में M2 प्लस में N1 इंटू में N2। ठीक है बच्चों, अब ये जो अब की बार हमें अगर कोई दो लाइन है L1 और L2, ठीक है बच्चों, उनकी डायरेक्शंस रेशियो हमें गिवन है। समझ में आई बात आपको? मीन्स ये कहने का है मेरा कि मान लो कि यहाँ से ये कोई भी दो लाइन है बच्चों ओरिजिन से होती हुई जा रही है, जो कि ये ओरिजिन से होती हुई कोई लाइन है, ये L1 है, ये L2 है, ठीक है। अब ये जो L2 है ये मैंने 3D में नहीं बनाया, ये बातें आप समझ चुके होंगे कि देखो L1 जो है ना उसका ABC अलग होगा और L2 का ABC बिल्कुल अलग होगा।
समझ में आ गई बात आप लोगों को? क्योंकि ये जो डायगोनल है ना, अब आप ये देखें कि इसका, मान लो कि मैं यहाँ पे एक कोई कोऑर्डिनेट लेता हूँ, तो देखो बच्चों, इसका मैं अगर यहाँ से देखूँ, मैं इसका इधर से, तो ठीक इसी पॉइंट पे यहाँ पे अगर मैं इसका देखूँ तो इसका तो y कम हो रहा है और इसका x थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप z की भी बात करें तो इसका z कम होगा और इसका z थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अगर कोई पॉइंट अपन उससे लेंगे। तो a b c की वैल्यू इसके लिए अलग होगी और L1 के लिए अलग होंगे और L2 के लिए अलग होंगे। तो यहाँ पे अगर मान लो कि कोई एक पॉइंट अपन ले लें तो उस पे A अलग होगा और B अलग होगा। तो हम इसको मान लें कि यहाँ जो L1 के लिए होगा वो होगा A1, B1, C1, ये है डायरेक्शंस रेशियो इसकी। और L2 के लिए क्या होगी? A2, B2, C2। समझ में आ गई बात? ओके बच्चों, तो अब ये लाइन है बच्चों, L1 नहीं है, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। तो ज़्यादा बेटर रहेगा, L1 जो है ना वो कोस अल्फ़ा की याद दिला रहा है हमें, तो इसको हमें कैपिटल L ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना? हाँ, ताकि नोटेशन में हमें दिक्कत ना हो। इसको कैपिटल L ले लेते हैं बच्चों। ये लाइन L2 है और ये लाइन L1 है, ठीक है? अब देखें कि यहाँ पे हमें एंगल करना था, तो L1 जो है बच्चों, L1 हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे आप देखें कि अगर L1 की बात करूँ मैं, L1 स्मॉल L1 की बात कर रहा हूँ बच्चों मैं, अगर इस बात सॉरी इस लाइन के लिए, तो L1 जो है बच्चों वो क्या हमारा AK नहीं होगा, A1K होना चाहिए बच्चों। और M1 कितना होगा? M1 हमारा होगा B1K नहीं होगा। और N1 कितना होगा? C1K नहीं होगा बच्चों। आगे बात समझ में? तो अब आप यहाँ से देखें, मैं K की वैल्यू अपने पास में क्या आई थी? K की वैल्यू तो ये है, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? A1 और K की वैल्यू है मेरे पास में इनटू में प्लस माइनस, मैं इसका आगे लिख देता हूँ इधर, अपॉन में ये आएगी मेरे पास अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर, ठीक है बच्चों? उसी तरह से अब ये जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है तो मैं इसको इधर लिख दूं, तो M1 मेरा क्या होगा बच्चों? प्लस माइनस B1 अपॉन में अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर नहीं होगा। ठीक उसी तरह से N1 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा? N1 प्लस माइनस C1 अपॉन में अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर नहीं होगा बच्चों। ठीक उसी तरह से अब ये L1 की वैल्यू आई है, ये M2 की, और इन सब की वैल्यू अपन यहाँ रखते जा रहे हैं। उसी तरह से अगर मैं लाइन L2 पे बात करूं, क्योंकि अब L2 के लिए हम यहाँ वैल्यू पता कर सकते हैं। देखो इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, लाइन L के लिए इधर, ठीक है? तो ऊपर स्पेस कम बच गया था, तो L2 कितना होगा? अब ये स्मॉल l की बात हो रही है बच्चों, कोस अल्फा 2, जो दूसरी लाइन जो एंगल बना रही है ये वाली, ठीक है ना, तीनों के साथ में। ओके, तो L2 जो है वो होगा मेरा प्लस माइनस A2 अपॉन में अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर, ये होगा। उसी तरह से M2 जो होगा वो होगा प्लस माइनस B2 अपॉन में अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। एंड उसी तरह से N2 क्या होगा? अब ये है बच्चों कोस
गामा, ये कोस बीटा और ये कोस अल्फा L2 जो है। तो ये होगा बच्चों हमारे पास में प्लस माइनस C2 अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये वैल्यू होगी बच्चों। अब आप यहाँ से क्या करें कि सिंपल यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि हमारे पास तो अब डायरेक्शंस रेशियो है ना बच्चों। तो कोस थीटा इज इक्वल टू में L1 की वैल्यू क्या है बच्चों अपने पास में, प्लस माइनस और प्लस माइनस अगर हम इन दोनों को करेंगे तो साइन वही के वही रहेंगे बच्चों। समझ में आ गई बात। तो अगर अच्छा पहले ये जो L1 है, अगर मैं इसकी डायरेक्शंस रेशियो की बात करूं बच्चों तो वो क्या होंगे, L1 कोमा M1 कोमा N1 नहीं होंगे। और इसकी क्या होंगे, इसके होंगे L2 कोमा M2 कोमा N2। और मुझे ब्रैकेट में लिखना चाहिए, यूं लिखना चाहिए बच्चों। ये नोटेशन हमारी डायरेक्शंस रेशियो की, सॉरी ये डायरेक्शंस कोसाइंस है। तो जो पहली लाइन है उसके जो डायरेक्शंस कोसाइंस होंगे L1 M1 N1, और इन सब की वैल्यू हमने निकाल ली। तो यहाँ पे हम L1 और L2 की वैल्यू डाल दें तो हमारे पास में एंगल आ जाएगा। तो कोस ऑफ थीटा हमारा बच्चों इक्वल होगा, अब L1 की क्या वैल्यू है अपने पास में, L1 की तो वैल्यू है बच्चों प्लस माइनस A1 अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इनटू में अब L2 की क्या वैल्यू है बच्चों, प्लस माइनस, तो मैंने दोनों को इकट्ठा ही लगा दिया बाहर। तो ये होगा A2 अपॉन में अंडर द रूट, ओह सॉरी मुझे ये A1 इसके साथ में A1 A2 और ये भी लगाना चाहिए था, भूल गया मैं। ये इसी की डायरेक्शंस रेशियो के कोफिशिएंट होंगे ना, A1 A2, और यहाँ पे सबके साथ 2 2 होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों, ये ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ये रहेगा और A2 पे साथ में, और इसी के ही A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और प्लस में C2 का स्क्वायर, फिर प्लस में, ठीक है बच्चों। M1 M2 के लिए क्या होगा, B1 अपॉन में, अब M1 की वैल्यू देख लीजिए आप क्या है बच्चों, M1 की वैल्यू है B1 अपॉन में अंडर द रूट A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर, और इनटू में अब M2 की वैल्यू क्या है, B2, ठीक है बच्चों। अच्छा आप लोगों को ये लग रहा होगा कि हमें क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व होने के लिए हो रहे बच्चों, बेसिक सही तो सब कुछ सही, समझ में आ गई बात। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग के अंदर भर जाएंगी, तो जब आप क्वेश्चन देखोगे अगर ये सब चीज़ें आपने एक एक बार डेराइव कर ली ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है ना, फिर रट्टा नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो B2 यानी कि अब हम M2 की वैल्यू रख रहे हैं बच्चों, और M2 की वैल्यू है अपने पास में, हमने M1 की वैल्यू रख दिया, अब M2 की वैल्यू है हमारे पास A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इतनी जो चीज़ है हमारी, इतनी जो चीज़ है बच्चों, ये है हमारा L1 और ये है हमारा L2 और ये है हमारा M1 और ये है हमारा M2, ठीक है बच्चों। अब रहता है अपने पास में लास्ट में बचा हुआ, यहाँ पे आगे थोड़ा स्पेस नहीं है तो मैं इसको इधर आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट है बच्चों अपना N1 और N2। तो N1 की वैल्यू क्या है बच्चों, N1 की वैल्यू C1 अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वायर A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर और प्लस में
C1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, N2 में C2 का अपॉन में अंडर द रूट A स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस में B2 स्क्वायर प्लस में C2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा है N1 और ये है हमारा N2। अभी भी बात वही की वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो हमारा प्लस माइनस जो चल रहा है ना बच्चों, प्लस माइनस में अगर आप इसमें से एक को जब आप प्लस ले लेंगे बच्चों, तो जो आपकी जो लाइन है बच्चों, वो ना ही तो मतलब पैरेलल और परपेंडिकुलर के बीच की कंडीशन होगी, ये दोनों। समझ में आ गई बात बच्चों? तो अगर एक्यूट एंगल होगा तब तो ये जो हमें प्लस और माइनस जो दिख रहे हैं ना बच्चों, तो ये प्लस के होंगे, और एब्ट्यूस जब एंगल होगा तो ये क्या देंगी, हमें नेगेटिव वैल्यूज देंगी, जो कोस थीटा जो होगा बच्चों। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब हम क्या करेंगे कि सारे प्लस में है, इन सब का यानी कि डिनोमिनेटर में अगर जब हम इनका एलसीएम ले लें बच्चों, तो इसको हम एक लास्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी कैसे कि लास्ट फॉर्म में लिखने का मतलब ये कि ये सारे तो मैंने ब्रैकेट में वैसे लिख दी, इनको ब्रैकेट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो आपको समझाने के लिए बात थी बच्चों। तो अगर आप ये देखेंगे, अगर हम नीचे इनका एलसीएम लें सभी का, ठीक है ना बच्चों, तो इनको हम एक सिंगल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन सब का एक एक ही एलसीएम आएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं एक एलसीएम लूँ इसका, तो इसको और भी शॉर्ट फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। वो है एलसीएम ये कि A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर, और एक डिनोमिनेटर में हमारा यही तो चल रहा है, सबका कॉमन ही तो है बच्चों ये एलसीएम। तो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और जब मैं इसका एलसीएम लूँगा बच्चों, तो यहाँ से ये तो एक ही टर्म है, ये कैंसिल, और ऊपर क्या बचेगा मेरे पास, A1 इनटू में A2। ठीक है बच्चों, A1 और सबका प्लस माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक उसी तरह से फिर एलसीएम लिया, ये बना हमारे पास B1 और B2 और प्लस में C1 इंटू में C2 में। आगे बात समझ में बच्चों? तो अगर डायरेक्शंस रेशियो आपके पास में गिवन है, तो साइन ऑफ थीटा जो होगा हमारा वो इज इक्वल टू में होगा इस कंडीशन के लिए। तो ये है आपका फॉर्मूला जो कि तैयार हो गया है भैया। ठीक है ना, तो इसको जो है आपने हमेशा याद रखना है, और जो कि बहुत ही सिंपल फॉर्म में हमने इसको रेडी कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोई खास बड़ी मुश्किल वाली बात है नहीं। ठीक है बच्चों, तो वैसे तो इसकी साइन की फॉर्म भी होती है बच्चों, और डायरेक्शंस रेशियो के अंदर भी आप पहले ट्राई करें उसको, कि जिस तरह से हमने जब कोसाइंस डायरेक्शंस कोसाइन हमने गिवन थी, तो साइन की फॉर्म और परपेंडिकुलर की और पैरेललिज्म की हमने कंडीशन पता करी थी, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे साइन की और टेंजेंट की फॉर्म भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास में कोस थीटा आ गया। अब कोस थीटा अगर आ गया, तो इसको आप साइन की फॉर्म अगर करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस की वैल्यू तो आपके पास में आएगी, इसको आप रखिए उसमें। ठीक है, और उसको निकालने की कोशिश करें, तो जो साइन थीटा आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, वो आपने ट्राई करना है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। इसकी हम पैरेलल की और परपेंडिकुलर की जो कंडीशन है वो हम देखेंगे अब क्या होगी। तो देखो बच्चों, कंडीशन है हमारे पास परपेंडिकुलरिटी की कि अगर जो हमारी लाइन थी L1 और L2, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हों, तो जो थीटा है वो हमारा क्या होगा बच्चों, इज इक्वल टू में π/2 से होना पड़ेगा। और अगर π/2 से होना पड़ेगा, तो जो हमने कोस थीटा की वैल्यू अभी अभी पता करी थी, अच्छा मैं आपको बता दूं बच्चों कि कोस थीटा तो हमारा ये था, ठीक है ना,
अभी अभी हम लोगों ने कोस थीटा की जो वैल्यू थी वो पता कर ली थी, और मैंने आपको बोला था कि कोस थीटा की वैल्यू को यहाँ पता करके आप साइन थीटा की वैल्यू निकालें, जो कि ये आ जाएगी बच्चों। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होगी साइन ऑफ थीटा की। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करें। तो कोस थीटा जो है हमारा वो आया था प्लस माइनस A1 A2 प्लस B1 B2, और जो हमने एलसीएम लिया था उसका C1 अपॉन में C2, और ये है हमारा अपॉन में अंडर द रूट A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर, और इनटू में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर। ये था बच्चों। अब जब थीटा की वैल्यू π/2 होगी तो इसे क्या होना पड़ेगा बच्चों? अच्छा, मैं बता दूं आप लोगों को, ये है हमारी कोस थीटा की वैल्यू जो आपने यहाँ पे पुट करनी है बच्चों। ठीक है, और 1 को आपने 1 इंटू में 1, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि ये आपको फिर से उसी की तरह से दिखेगा जैसे हमने पहले साइन की फॉर्म पता की थी और फिर टेंजेंट की। तो आप ट्राई करें, आपको आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप लेक्चर देखते रहो, बिस्तर में पड़े पड़े लेक्चर जिस बच्चे ने देखा तो उसको वो दूसरों को दिखाने के लिए तो ऐसा लग सकता है कि भाई मैं तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये एक तरफा है बच्चों। मैं आपके सामने नहीं हूँ, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपने इस लेक्चर को पॉज करके और खुद से ट्राई करना है, फिर जब नहीं आए तो फिर से इसको कंटिन्यू करके फिर आप रीचेक करें अपना। लेकिन खुद से जब तक आप नहीं कोशिश करेंगे तो आप कर नहीं सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब जीरो के इक्वल इसको होना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को जब हम कहाँ ले जाएंगे, इधर, तो ये पूरा डिनोमिनेटर जब जीरो के इक्वल उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सब जीरो ही तो हो जाएगा बच्चों। अब बचा क्या अपने पास में, बचा ये कि अगर π/2 ये परपेंडिकुलर तब हो सकती है कि जब हमारा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जो है ना, अब यहाँ पे ये कंडीशन है कि इफ़ इज इक्वल टू में ज़ीरो, अगर इन तीनों का जो सम है ना वो अगर ज़ीरो के इक्वल है तो हमारी इन दो लाइंस की जो है ना परपेंडिकुलर आ सकती है। लेकिन ये कंडीशन हम तब कर रहे हैं बच्चों जब हमारे पास डायरेक्शंस रेशियो गिवन हो। समझ में आई बात? ठीक है, तो उसी तरह से अब पैरेललिज्म की कंडीशन के लिए, पैरेललिज्म के लिए ये थी हमारी साइन थीटा की वैल्यू। देखो बच्चों, ये जो थी ना हमारी, ये थी साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब पैरेललिज्म के लिए भी क्या होगा, साइन थीटा, थीटा को कितना होना पड़ेगा, अगर मैं साइन थीटा है तो 0 डिग्री बच्चों। समझ में आई बात? तो अब अगर मैं हार्ड इरेजर यूज करके इसको तो कर दूं इरेज, और कंडीशन जो है ना परपेंडिकुलर की कंडीशन के लिए, तो जो है ना मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसको साइन थीटा। अब थीटा क्या हो जाएगा मेरा, 0 डिग्री। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन के लिए मैंने लिखा नहीं है, सॉरी ये पैरेलल की कंडीशन के लिए है, तो थीटा हमारा क्या होगा, 0। तो डिनोमिनेटर इधर आकर के क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, और बचेगा क्या, ऊपर वाली जो चीज़ है हमारी वो क्या क्या बचेगी अपने पास में, ये है हमारे पास A1। अब दोनों तरफ स्केयर करेंगे, अब आप +2 के बच्चे हैं, आपको छोटी छोटी बातें तो समझ में आनी पड़ेगी। A1 माइनस में A2 B1 का होल स्केयर, ये बचेगा ना। तो स्केयर मैंने दोनों तरफ, अब 0 के इक्वल है तो स्केयर की कोई वैल्यू ही नहीं बची, तो B1 C2 माइनस में B2 C1, ठीक है, एंड प्लस में C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्केयर इज इक्वल टू में 0 है। तो अभी लास्ट में मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर किसी भी 3 टर्म या 2 टर्म का जो सम अगर वो 0 के इक्वल है तो उन तीनों का जो सम, जो तीनों होंगे ना वो क्या होंगे, 0 के बराबर ही होंगे, क्योंकि तभी तो सम 0 आएगा ना। तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू में 0 ले लेंगे। तो A1
अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नहीं आ जाएगा बच्चों। ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बन जाएगी अपनी B1, ये जो टर्म है बच्चों, ये वाली टर्म B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2 नहीं हो जाएगी। और ये वाली क्या हो जाएगी बच्चों, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2 नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या होंगे, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B1 अपॉन में B2 एंड C1 अपॉन में C2। समझ में आई बात बच्चों? तो इन तीनों की जो रेशियो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, तभी तो इनको पैरेलल होना पड़ेगा ना। आगे बात समझ में? तो ये रेशियोज बराबर होंगी तभी हमारी पैरेलल होगी कंडीशन। ठीक है बच्चों? तो अब आपको डायरेक्शंस रेशियो अगर गिवन थी तब भी आप एंगल पता कर सकते हैं, डायरेक्शंस कोसाइंस में भी आप एंगल का पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो अगला जो लेक्चर रहेगा वो हमारा प्रोजेक्शन के ऊपर रहेगा। ठीक है, कि किसी पॉइंट की जो प्रोजेक्शन है किसी प्लेन पे वो क्या रहेगी, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे बच्चों। ठीक है, तब तक आप 3D को खूब अच्छे से रट लीजिए, रट नहीं लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है ना? लेकिन अगर समझ भी नहीं पाते हैं ना तो प्लीज़ आप रटिए मत इसको। ठीक है? तो मैंने इंट्रोडक्शन में ही आप लोगों के लिए इतना कुछ बोल दिया, इतने लेक्चर तैयार कर दिए बच्चों कि अगर आप इसको समझ पाते हैं बेसिक्स को तो 3D आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों? इनफ, गुड बाय, और तैयारी करें अपनी फुल।